नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक जीएस की नई प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर जीएस का होता है। उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसके साथ ही यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ का जो पेपर होता है उससे संबंधित यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही उसमें उपयोगी होगी। तो आइए हम अपने इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट का क्लास है, तो हम कोशिश करेंगे इसको नियमित जारी रखें। तो आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं? किसके नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं? हमारा पहला ऑप्शन है हड़प्पा एवं कोट दीजी, बी है कालीबंगा और रोपड़, सी है धौलावीरा एवं भगत राव, डी है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम नाव के चित्र की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो और लोथल से ही प्राप्त होता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो और लोथल से। तो हमारा इस प्रकार से जो पहला हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर डी सही होगा। आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में हमारे क्या है? व्रीहि, मुद्ग, यव, इक्षु। और सूची 2 में है गन्ना, चावल, मूंग और जौ। तो यह क्या है? यह वैदिक काल में जो वर्तमान समय में जैसे चावल या गन्ना का जो नाम है, इसको मिलान करना है कि वैदिक काल में इसका क्या नाम था। तो व्रीहि जो था, वैदिक काल में चावल को व्रीहि कहा जाता था, गन्ना के लिए इक्षु शब्द था, मुग्ध जो है मुग्ध मूंग को कहा जाता था, और यव जो है जौ को कहा जाता था। इसका मतलब है ए का 2 इसी में सही है, बी का 3। तो हमारा जो सही ऑप्शन है डी, यानी दूसरे का जो सही उत्तर होगा डी सही है। आगे देखते हैं। विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? विशुद्ध मग्ग जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में पूछा है कि इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है पद्म संभव, सी वसुबंधु, डी बुद्धघोष। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, विशुद्ध मग्ग जो पुस्तक है उसके लेखक बुद्धघोष हैं। कौन? बुद्धघोष। आगे देखते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? यानी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है, इसमें जो कथन दिए गए हैं देखना है कि कौन से सही हैं। पहला कथन है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा है स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा जो हमारा कथन है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो इसमें देखना है कि कौन से कथन हमारे सही है। तो इसमें जो पहला कथन है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, यह कथन सही है, क्योंकि मौर्य काल में किसी व्यक्ति को जिसको न्यायिक दंड मिला होता था तो उसमें उसको दास बना लिया जाता था। दूसरा जो कथन था कि स्त्री दास, यानी कोई यदि महिला दास के रूप में कार्य करे, किसी पुरुष या फिर किसी घर में दास के रूप में कार्य कर रही है और उस घर का जो मालिक है उस स्त्री से अगर संसर्ग करता है यानी यौन संबंध बनाता है, तो उसके बाद यदि उसको पुत्र उत्पन्न होता है तो उसके बाद स्त्री और उसका पुत्र दोनों दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, यानी कानूनी तौर पर वह मुक्त हो जाएंगे। अब दास नहीं कहलाएंगे। ठीक, अब दास नहीं रहेंगे। तीसरा कथन है यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो यह जो तीसरा कथन है यह गलत है, यानी पुत्र होगा तो स्वतंत्र हो जाएगा, यानी उसे दास से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु मालिक का पुत्र नहीं कहा जाएगा, उसे कानूनी हक नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से केवल 1 और 2 कथन इसमें से सही हैं। ठीक, कौन कौन से? केवल 1 और 2, यानी पहला उत्तर, हमारा जो पहला उत्तर है वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है ए रामानुजाचार्य, बी श्रीकंठाचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी माधवाचार्य। तो जो अद्वैत सिद्धांत या विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है या फिर इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जो शुद्ध अद्वैत एक है, एक द्वैताद्वैत है, अद्वैत है, तो इससे संबंधित अक्सर प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा जो सही उत्तर होगा, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के जो संपादक हैं
या फिर इसके प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य हैं। अगर हम वल्लभाचार्य की बात करेंगे और माधवाचार्य की बात करेंगे तो इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो वल्लभाचार्य ने किया था शुद्ध अद्वैतवाद, जबकि माधवाचार्य ने क्या किया था, माधवाचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? द्वैतवाद। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोट में से सही उत्तर चुनिए। हमारी इस सूची 1 में पुस्तकों की सूची है, दूसरा जो सूची है इसमें उसके लेखकों के विषय में दिया गया है। तो हम मैच करते हैं कि किस पुस्तक के लेखक कौन है। अगर हम अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो अष्टाध्यायी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। महाभाष्य की बात करेंगे तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। अगर निरुक्त की बात करेंगे तो निरुक्त जो है यास्क का निरुक्त प्रसिद्ध है, और वार्तिक जो है यह कात्यायन द्वारा लिखित पुस्तक है। यानी ए में 4 यानी पहला जो हमारा ऑप्शन है यही सही है, ए वाला। ठीक, तो पुस्तकों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके अष्टाध्यायी महाभाष्य से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, यानी बंगाल विभाजन का कब घोषणा किया गया था। इसमें देखिए, एक तो घोषणा कब हुई और एक बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, इसमें कन्फ्यूजन में लोगों को रहता है। तो घोषणा जो है वह अलग डेट पे हुई थी और जो उसका विभाजन है वह अलग डेट पे हुआ था। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है 19 जुलाई 1905 को, बी 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, डी 16 अक्टूबर 1905 को। तो जो बंगाल विभाजन की घोषणा है वह 19 जो जुलाई है 1905 को की गई थी। कब? 19 जुलाई 1905 को। ध्यान में रखिएगा, कई पुस्तकों में 20 जुलाई भी दिया हुआ है, 20 जुलाई 1905। अगर बंगाल विभाजन की बात करेंगे, बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ, तो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था कौन था? कर्जन था, इसी को वायसराय भी कहा जाता था। तो बंगाल विभाजन इसके समय प्रभावी हुआ था। ठीक, कौन? लॉर्ड कर्जन के समय। कब? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। लागू कब हुआ, घोषणा कब की गई? 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, दूसरा आता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। एक तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है, दूसरा पूछता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा एनी बेसेंट, सी कस्तूरबा गांधी, डी अरुणा आसफ अली। तो अगर हम प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और द्वितीय महिला की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू 1925 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इस साइड घटनाएं दी गई हैं और उसके जो परिणाम हुए हैं उसको दिया गया है और इसको हमें मैच करना है। तो इससे भी प्रश्न अक्सर बनते हैं। पहला है माले मिंटो सुधार, दूसरा साइमन कमीशन, तीसरा चौरी चौरा घटना, चौथा है दांडी मार्च। तो इसमें हमें मैच कराना है कि किस घटना का क्या परिणाम हुआ या फिर किस परिणाम की वजह से या फिर किसकी वजह से ये घटनाएं हुई थी। तो माले मिंटो सुधार जो हुआ था इसमें क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक, यानी इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको लेकर के मुस्लिमों को इसमें क्या किया गया था, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को उनके स्वीकार किया गया था। साइमन कमीशन, अगर साइमन कमीशन की हम बात करेंगे तो साइमन कमीशन जब आया था तो देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गए थे। तीसरा चौरी चौरा घटना हुई, तो चौरी चौरा घटना की वजह से गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। और दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च जो है नमक के अवैध का निर्माण किया। यानी नमक, दांडी मार्च जब गांधी जी ने किया तो समुद्र तट पर जाकर के नमक का निर्माण किया, जिसको अंग्रेजी सरकार ने मना किया था। यानी कोई भी भारतीय
स्वतंत्र रूप से नमक नहीं निर्माण कर पाएगा, बल्कि उसे अंग्रेज कंपनी से ही खरीदना होता था। तो इसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और समुद्र तट पर नमक का निर्माण किया था। तो इसमें हम अगर अपने आंसर की बात करेंगे तो पहला जो है 1 का 3, पहले में 3, दूसरे में आएगा 1, तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। यानी माले मिंटो सुधार का परिणाम क्या हुआ, इसमें मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र की मांग को उनके स्वीकार किया गया। साइमन कमीशन जब आया तो देशव्यापी आंदोलन उसके विरोध में शुरू हो गए, और क्या हुआ, चौरी चौरा घटना की वजह से गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, और दांडी मार्च का परिणाम यह था कि वहाँ पर नमक निर्माण किया गया था समुद्र के किनारे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी जो घटनाएं दी गई हैं, कब सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसका हम क्रम में मिलान करेंगे। तो घटनाएं क्या क्या हैं, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पूना पैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो पूना पैक्ट गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। हुआ कब था, 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ। गांधी इरविन अगर हम समझौते की बात करेंगे, गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था वह हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब, 5 मार्च 1931 को। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में शुरू किया था। ठीक, कब, 1930 में। तो इस प्रकार से सबसे पहले की घटना क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी 4 सबसे पहले आएगा, 4, उसके बाद आएगा 2, फिर 1, फिर 3, 4, 2, 1, 3। तो हमारा सी जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। यानी रात को जो तारे आकाश में टिमटिमाते हैं उसका कारण क्या है, किस कारण से हमें रात में आकाश में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमारे ऑप्शन है ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें रात्रि में तारे जो हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, यानी प्रकाश का जो रंग है किस वजह से निर्धारित किया जाता है कि यह प्रकाश जो है किस रंग का है। पहला है आयाम से, दूसरा है तीव्रता से, बी तरंग धैर्य से, जो चौथा ऑप्शन है वेग से। तो जो प्रकाश का रंग होता है वह तरंग दैर्घ्य से निर्धारित किया जाता है, यानी उसके तरंग दैर्घ्य से हम पता लगाते हैं कि वह किस कलर का है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इससे भी पूछता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का, जो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, और सबसे कम जो होता है, सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक, बैगनी रंग के प्रकाश का। तो लाल रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होगा, और बैगनी रंग का जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होगा। प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे होता है, तरंग दैर्घ्य से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा कौन सा उसमें ऑप्शन है जिसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं अगर उसको कहीं भी जाना हो। तो पहला है विकिरण, दूसरा है संवहन, तीसरा है चालन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यानी इनमें से कौन सा सही है जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं। जैसे आपको कहीं जाना हो तो आप ट्रेन से जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, किसी भी चीज़ से जाएंगे। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं कहीं जाने के लिए। तो जो संवहन होता है इसके लिए भी हमें
माध्यम की आवश्यकता होती है और चालन के लिए भी। विकिरण जो होता है उसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण जो है निर्वात में भी चल सकता है, ठीक, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष से जो निर्वात अंतरिक्ष है वहाँ से पृथ्वी तक पहुँच जाता है। तो यानी विकिरण जो हमारा ऑप्शन है इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा किया जाता है। यानी बिंग जो एक सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र है, इसका संचालन या स्वामित्व इसका कौन है? तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, बी याहू, सी अल्फ़ाबेट इंक, चौथा है अमेजॉन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन है वह किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। इसी प्रकार से अगर हम गूगल की बात करेंगे तो गूगल का क्या होता है? क्रोम। गूगल का क्रोम आप देखते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया है? यानी कौन से देश ने पेगासस जो स्पाईवेयर है इसको विकसित किया? पहला ऑप्शन इसराइल, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा रूस, चौथा चीन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, इसराइल ने पेगासस जो स्पाईवेयर है इसको विकसित किया था। एक प्रकार से एक सॉफ्टवेयर था। आगे देखते हैं। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। यानी निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई क्या है मेमोरी की, ठीक, जो हमारे फ़ोन में या फिर किसी भी लैपटॉप में लगी होती है। तो पहला ऑप्शन है KB, दूसरा MB, तीसरा GB, चौथा है TB। अगर हम न्यूनतम मेमोरी की बात करते हैं तो न्यूनतम मेमोरी जो होती है बाइट इसकी माना जाता है, ठीक, बाइट माना जाता है। एक होता है बिट, 8 बिट में 1 बाइट होता है और 1024 बाइट में 1 KB यानी किलो बाइट। एक 1024 KB में क्या होता है? 1 MB होता है, यानी मेगाबाइट। 1024 MB में 1 GB यानी 1 गीगाबाइट होता है और 1024 GB में 1 टेराबाइट यानी TB होता है। तो आपका जो फ़ोन होता है आपने देखा होगा 8 GB 256 GB का जो रैम होता है उसका। तो सबसे जो छोटी इकाई मानी जाती है वह बाइट होती है। जो ऑप्शन हमारा इसमें है KB है। यानी 8 बिट जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट में 1 KB होता है। और कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है, इसकी जो इकाई है इसको पूछा गया है कि सबसे छोटे से लेकर के या आरोही से अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती है? जो हमारी IC चिप्स होती हैं वह किस धातु से बनी होती हैं? पहला है कोबाल्ट, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिल्वर, चौथा तांबा। तो जो IC चिप्स होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक, किसकी? सिलिकॉन की। आगे देखते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिससे कहते हैं, यानी जो हल्दी का हम यूज करते हैं मसाले में, उसके किस भाग को खाया जाता है? इस प्रश्न का मतलब है कि हल्दी जो होता है उसके किस भाग को हम यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, हमारे ऑप्शन है बल्ब, ट्यूमर, कॉर्म, राइजोम। तो हम जो हल्दी का भाग यूज करते हैं वह राइजोम कहलाता है। इसी को हिंदी में प्रकंद भी कहते हैं। प्रकंद यानी हल्दी का राइजोम या फिर प्रकंद जो है तना होता है, यही भाग हम यूज में लाते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? यानी लौंग जो हम लोग यूज करते हैं वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हमारा जो ऑप्शन है शुष्क पत्तियां, शुष्क बीज, शुष्क तने, शुष्क पुष्पकली यानी सूखा हुआ उसका जो फूल का कली है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा डी, शुष्क पुष्पकली का ही यूज हम लौंग के रूप में करते हैं। जो लौंग का पौधा होता है उसका पुष्पकली वाला भाग ही हम मसालों में या फिर किसी भी अन्य चीज़ों में हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? हमारे ऑप्शन है C, K, E, D।
यानी कि विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। तो रक्त का थक्का या फिर रक्त जमने के लिए हमें विटामिन के की आवश्यकता होती है। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसके शरीर में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और जो ब्लड है बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है कटने उठने पे, एक्सीडेंट होने पे। तो उसमें क्या होता है, विटामिन के की कमी की वजह से होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है थायमीन, बेरी, दूसरा है विटामिन डी, सूखा रोग, सी विटामिन के, बंध्यापन, नियासिन, पेलाग्रा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा जो सुमेलित नहीं है वह विटामिन के है। अभी हमने देखा था विटामिन के की वजह से क्या होता था, जो रक्त है जमता नहीं था ना, ठीक, रक्त का थक्का नहीं बनता यानी जमता नहीं है रक्त। और जो बंध्यापन है होता है विटामिन ई की कमी से, यानी विटामिन ई की जब कमी रहेगी तो संतान उत्पन्न नहीं होंगे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सी, विटामिन ई की विटामिन के जो है उसका यूज हमें कब होता है, रक्त के थक्का बनने या रक्त के जमने में। आगे देखते हैं, 1909 के माले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। दूसरा है, इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। तीसरा है, इसने जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और चौथा है केवल 1, 2 और 3। यानी 1909 का जो माले मिंटो सुधार था इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से जो प्रावधान दिए गए हैं सही हैं या फिर गलत हैं। तो 1909 का जो माले मिंटो सुधार, अभी इसके पहले प्रश्न आया था, तो इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, सही है। इसने मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात को स्वीकार किया था। इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। अब इसके माध्यम से जो 1909 का माले मिंटो सुधार है, इसके माध्यम से अब बजट पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते थे। जो उसके सदस्य हैं पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, ठीक, कब? 1909 के माले मिंटो सुधार के बाद, ठीक। और इसमें क्या था, इसने जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था, यह भी सही है। 1909 के माले मिंटो सुधार से ही जमींदारों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात को स्वीकार किया गया। यानी जो हमारा सही उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। आगे देखते हैं, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? यानी जो अधिनियम दिए गए हैं इसमें किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया था? तो हमारा जो सही उत्तर होगा, इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं, ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1853 का चार्टर अधिनियम, सी 1858 का भारत शासन अधिनियम, डी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद 1858 का भारत परिषद अधिनियम पारित होता है। इसी में जो भारत का शासन, भारत पर शासन का जो प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश सामग्री को, यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके हाथों सौंप दिया जाता था, ठीक। तो इसी में सबसे पहली बार भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। और इसी के साथ ही जो गवर्नर जनरल पहले यहाँ शासन कर रहे थे, जो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उनको अब वायसराय बना दिया गया, ठीक। तो 2 पद बनाए गए थे, कौन कौन सा? एक वायसराय का पद बनाया गया और दूसरा भारत सचिव का पद बनाया गया था। अगर हम प्रथम भारत सचिव की बात करेंगे, पहला जो भारत सचिव था लॉर्ड स्टैनली था, ठीक। भारत का पहला सचिव लॉर्ड स्टैनली था, जबकि पहला वायसराय अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक। आगे देखते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया? पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है चार्टर अधिनियम 1793 का, तीसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है आपने पढ़ा होगा 1773 के बाद लाया गया था इसकी कमियों को दूर करने के लिए, और 1784 से पहले, ठीक, 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है उससे पहले इसको पारित किया गया था। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। अब 1773 का क्यों लाया गया था इसमें, तो इसमें क्या था, कलकत्ता की जो सरकार है, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है इसके माध्यम से कलकत्ता की जो सरकार है उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनके लिए भी अधिनियम बनाने का प्रावधान किया गया। यानी बंगाल की कलकत्ता की जो सरकार है वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम बनाएगी। किसके माध्यम से, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कब आया था 1773 में, ठीक। आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्न में से कौन से विषय आरक्षित विषय था या थे। पहला है सिंचाई, दूसरा है न्याय वित्त, तीसरा है जेल और पुलिस, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 है इसके माध्यम से प्रांतों में क्या हुआ था, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत और द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे, लियोनिल कर्टिस, या कर्टियस भी इनको बोलते हैं कई लोग, कई पुस्तकों में कर्टियस भी लिखा है। तो इसके माध्यम से इसी में भूमिकर भी था, समाचार पत्र भी था और छापाखाना, इससे संबंधित जो प्रावधान थे वह आरक्षित विषयों में थे। इस 1919 के भारत शासन अधिनियम से दो विषय बनाए गए थे प्रांतों के लिए, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। तो आरक्षित विषयों में ये चीज़ें सम्मिलित थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया। पहला है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909, चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अभी इसके पहले ही वाला प्रश्न हमने देखा था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। तो हमारा जो सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, दूसरा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, तीसरा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया या फिर नामित किया गया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो भारतीय संविधान सभा थी उसके सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ठीक, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आगे देखते हैं, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, पहला है 26 नवंबर, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा 26 दिसंबर, चौथा है 15 अगस्त। तो जो संविधान दिवस है वह मनाया कब जाता है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदुओं का निकाय संविधान सभा को किसने कहा। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड विस्काउंट, सी ऑस्टिन, बी विंस्टन चर्चिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का जो निकाय लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। किसने, लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा है उसमें अधिकांश जो हैं क्या है, हिंदू ही सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। पहला है जो सूची 1 है इस मूल अधिकार से संबंधित है, और जो दूसरी सूची है इसमें उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, तो यह सही है।
यानी समानता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, पहला सही है। स्वतंत्रता का अधिकार यह दिया है 1919 से 22 तक, यह भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, यह भी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, यह भी सही, यानी 1, 2, 3, 4, तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका के अंग है या फिर हैं? पहला भारत का राष्ट्रपति, दूसरा भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा भारत का महान्यायवादी। तो हमारा जो सही इसमें ऑप्शन दिया गया है केवल एक और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो भारत की जो कार्यपालिका होती है इसके अंग की अगर हम बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रपति भी उसमें रहता है, प्रधानमंत्री भी रहता है और महान्यायवादी रहता है। इसी में आप उपराष्ट्रपति को भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये सब जो है भारत के कार्यपालिका के अंग होते हैं, यानी इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन डी है यह सही है। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेशन था, प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका आज यह आखिरी प्रश्न था, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसमें 30 ही प्रश्न जीएस वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो आपने प्रश्नों का स्तर देखा होगा, आपको पता चल गया होगा कि जो प्रश्न हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं और प्रश्न ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो आशा करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे हमारे वीडियो को और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी ऐसे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेशन की अगली श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।